नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेडीप एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के एक दूसरे अध्याय के बारे में। ठीक है, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं वो सारे जो है भर रहे हैं। सामने जो एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, वो रेलवे का, एनटीपीसी का है, उसके बाद ग्रुप डी का भी आने वाला है। फिर पीएससी के भी कुछ एग्ज़ाम्स है दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल भी आने वाले हैं। इन सारे के सारे में साइंस का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से आते हैं, यहाँ तक कि रेलवे में लगभग 40 नंबर जीके से आता है, जनरल अवेयरनेस से। उनमें से 20 क्वेश्चंस लगभग देखा गया है कि साइंस से आया है दोस्तों। ठीक है, और ग्रुप डी में तो अलग से 30 नंबर रहता है दोस्तों साइंस का। पीएससी में वही वही है दोस्तों, साइंस का अलग से है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आते हैं क्वेश्चंस, वो करंट अफेयर्स में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ चुनिंदा 20 ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं आप लोगों के लिए साइंस का। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ डिजीज़ व्हिच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। ऐसा कौन, इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कॉन्टैक्ट माने ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है दोस्तों? इन्फेक्शियस, फेटल, इनक्यूरेबल या कॉन्टेजियस? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस इज द राइट आंसर दोस्तों। कॉन्टेजियस क्या होता है दोस्तों? जो ह्यूमन ह्यूमन अगर ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन से कांटेक्ट में आता है या किसी भी तरह के कांटेक्ट में आता है तो होता है, क्या होता है इसमें? जैसे फ्लू होता है दोस्तों, बुखार, कोल्ड कफ, इस तरह का जैसा होता है। जो स्ट्रीप थ्रोट पेन होता है दोस्तों, ये सारे लक्षण हैं जो कांटेक्ट में आने की वजह से जो होता है वो कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस अभी जो चल रहा है दोस्तों वो कोरोना है। कोरोना एक कॉन्टेजियस वायरस है दोस्तों, जो ह्यूमन कांटेक्ट में आने से फैलता है दोस्तों, टचिंग में या अगर बात करते हैं किसी से उस तरह से। ठीक है, इन्फेक्शियस क्या होता है दोस्तों? जो बैक्टीरिया और वायरस से जो जर्म बॉडी में आता है दोस्तों, उसी की वजह से जो ये ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होता है तो उसे इन्फेक्शियस कहा जाता है, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से। फेटल डिजीज़ जो कहा गया है दोस्तों, फेटल डिजीज़ क्या होता है? फेटल डिजीज़ जो होता है दोस्तों वो बहुत ही भयानक होता है। जो ऐसा कोई जैसा कि एचआईवी हो गया दोस्तों, एचआईवी है या कैंसर है, ये सब फेटल डिजीज़ है दोस्तों। अगर वो एक ऐसे स्टेज में आता है दोस्तों कि वो अगर जो सही नहीं तरीके से अगर उसको ट्रीटमेंट किया गया तो वो जानलेवा भी होता है दोस्तों, तो उसे फेटल डिजीज़ होता है। इनक्यूरेबल डिजीज़ क्या है दोस्तों? जो कभी वो जो डिजीज़ है वो इनक्यूरेबल है, जो क्यूर नहीं हो पाता है, तो इनक्यूरेबल डिजीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस? बायोगैस और नेचुरल गैस जो होता है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बायोगैस और नेचुरल गैस जिसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, बुटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? मीथेन होगा दोस्तों, मीथेन। ये बायोगैस और नेचुरल गैस में कौन सा चीज़, कौन सा कंपोनेंट या कौन सा गैस है जो मेनली पाया जाता है दोस्तों? वो कॉमन है दोनों चीज़ों में, वो है मीथेन। CH4 इसका जो है साइंटिफिक नेम है, CH4। ठीक है, मीथेन का, तो याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रेंट? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैक्रोन्यूट्रेंट में नहीं माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, क्लोरीन या प्रोटीन? बताइए, बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? क्लोरीन इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रेंट। क्लोरीन जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लोरीन जो है माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है। न्यूट्रेंट में क्या होता है? न्यूट्रेंट आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ, ये इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोन्यूट्रेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट रहता है दोस्तों, न्यूट्रेंट रहता है दोस्तों, उसे उसे मैक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है। तो क्लोरीन में कोई न्यूट्रेंट नहीं रहता है, इनमें से सब में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स में रहता है दोस्तों, कैल्शियम में रहता है, प्रोटीन में रहता है, लेकिन क्लोरीन में नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। अगर आंसर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट
ज़रूर करिए दोस्तों। विटामिन डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। विटामिन डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है हड्डियों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? अगर पता है बताइए। रिकेट होता है दोस्तों। रिकेट जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? स्कारवी होता है। स्कारवी होता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। विटामिन ए के ना होने से क्या होता है दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ए की कमी से। और विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज? किन्होंने ये प्रूव किया था या किन्होंने इन्वेंट किया था दोस्तों कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज? बताइए। वैन ल्यूएनहॉक, कोच, फ्लेमिंग या पास्तूर? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कोच इज द राइट आंसर दोस्तों। कोच इज द राइट आंसर, ठीक है। हु प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज के कॉज होता है, मतलब वो कारण बनते हैं। ये किसने आविष्कार किया था? ये कोच जो है उन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था दोस्तों, फ्लेमिंग का बता सकते हैं? उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। और पास्तूर, लुई पास्तूर की बात किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। पास्तूर क्या किया था उन्होंने? उन्हें दिया किया था दोस्तों पेस्टुराइजेशन। पेस्टुराइजेशन किया था उन्होंने आविष्कार। पेस्टुराइजेशन उन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। और एक क्या किया था दोस्तों? चेम्बरलैंड फिल्टर एंड चेम्बरलैंड फिल्टर उन्होंने जो है आविष्कार किया था, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल इन डीएनए? जो डीएनए में मैक्रोमोलिक्यूल किस टाइप का होता है दोस्तों, ये बताइए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? डीएनए में इनमें से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल पाया जाता है? ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, तो कौन से सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्कोहल फर्स्ट इम्पेयर्स योर? अल्कोहल सबसे पहले कहाँ हावी होता है दोस्तों, कहाँ इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? हियरिंग स्किल में इफेक्ट करता है, कलर रिकॉग्नाइजेशन में इफेक्ट करता है, जजमेंट में इफेक्ट करता है या हार्ट में इफेक्ट करता है दोस्तों? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जजमेंट में इफेक्ट करता है दोस्तों। जैसे कि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और ज़्यादा अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो वो ब्रेन में दोस्तों, ब्रेन में जाके वो इफेक्ट करता है। और ये इतना ज़्यादा हो जाता है तो उस वहाँ पर वो उसको जज करने की, कोई भी चीज़ को जज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसलिए जो ज़्यादा अल्कोहलिक पीते हैं वो स्टूपिड हरकतें करते हैं, जैसे चलना हो गया या बात करना हो गया, किसी भी चीज़ को वो जज नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहले जो है अतिरिक्त अगर उसने दारू या जो है अल्कोहल अगर कंज्यूम किया है तो ज़्यादा ब्रेन में इफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, हेमाटोलॉजी, काइटोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? ब्लड की स्टडी, रक्त को लेकर जो पढ़ाई होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेमाटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी, ठीक है। काइटोलॉजी अगर पूछा जाए दोस्तों, काइटोलॉजी जो पढ़ाई है उसे क्या होता है? स्टडी ऑफ बताइए। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर आंसर आता है दोस्तों, बताइए। काइटोलॉजी मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ाया भी था दोस्तों किसके लिए काम होता है? सेल को लेकर जो पढ़ाई होती है दोस्तों उसे काइटोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को लेकर जो पढ़ाई होती है उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी क्या कहा जाता है दोस्तों? टिश्यूज़ को लेकर, याद कर लीजिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी आए तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ को लेकर होता है, हेमाटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल, काइटोलॉजी होता है दोस्तों जो सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है जिसे, उसे सेल को लेकर पढ़ाई को कहा जाता है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स गैलेक्सी लेकर जो पढ़ाई होती है वो कॉस्मोलॉजी बोला जाता है उसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैफीन इज ऑल्सो अ वॉट? कैफीन क्या है दोस्तों? इससे पहले नाम अगर सुना होगा आपने
तो आपको पता होगा कि ये किस रिलेटेड में बात हो रही है दोस्तों। साइको एक्टिव, बारबिचुएट, नार्कोटिक या ओपियोइड, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। कैफीन पहले तो क्या है दोस्तों ये बताइए। कैफीन एक ड्रग है दोस्तों, उसे कहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनके मूड एंड कॉन्शियस के बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है इस ड्रग से। ये ड्रग है दोस्तों, ठीक है, ये ड्रग है, एक ड्रग है। उसे साइको एक्टिव, जैसे कि मैंने बताया साइको एक्टिव कैफीन इज ऑल्सो अ साइको एक्टिव ड्रग which आफ्टर द मूड एंड कॉन्शियस इन आवर बिहेवियर, ठीक है। ये इंसान के बिहेवियर एंड उसके कॉन्शियस बिहेवियर एंड उसके मूड को ठीक करने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है जो साइकेटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। which ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मिनरल्स, इनमें से कौन सा है, इनमें से पूछा गया है which ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिलता है दोस्तों, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट या जो चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक वो इनमें से कौन सा में मिलता है मिनरल्स में, बताइए दोस्तों। मिनरल्स में रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, ऑल मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन अ नेचुरल प्रोसेस एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर दोस्तों। ये सारे जो दिए गए हैं ये मिनरल्स में कैरेक्टरिस्टिक होने ही चाहिए, अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो मिनरल्स नहीं बन पाएगा, वो मिनरल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होना चाहिए, मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑल मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन अ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स इन द बॉडी आर कॉल्ड, जो पेन होता है दोस्तों बॉडी में, जैसे कि चोट लग जाता है या कहीं पर दर्द होता है, तो वो जो केमिकल कंट्रोल करता है बॉडी में उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। बताइए अगर आंसर आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। एंडोफ्रिन्स, न्यूरल रेगुलेटर, एंड्रोजेंस या हिस्टामाइंस, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए है एंडोफिन्स, ऑप्शन बी है न्यूरल रेगुलेटर्स, ऑप्शन सी है एंड्रोजेंस एंड ऑप्शन डी है हिस्टामाइंस, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, एंडोफिन्स। पेन कंट्रोलिंग केमिकल इन द बॉडी आर कॉल्ड एंडोफिन्स, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके थ्रू बॉडी में जो पेन होता है वो पेन को कंट्रोल करता है इस केमिकल, ये केमिकल है, ठीक है। ये सारे के सारे केमिकल हैं लेकिन ये पेन को कंट्रोल करता है दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, जैसे उस टाइम पे बताया था दोस्तों कि अगर ब्लड को लेकर स्टडी को क्या कहा जाता है, हेमाटोलॉजी, ठीक। तो उसी तरह से अगर दांत को लेकर जो पढ़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए। पेडालॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोएपी या ओडोंटोलॉजी, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीथ को लेकर जो पढ़ाई होती है उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, याद कर लीजिए ओडोंटोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ क्या कहा जाता है, किस चीज़ को लेकर स्टडी कहा जाता है दोस्तों, स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड्स को अगर जो पढ़ाई होती है वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ऑर्थोएपी ये किसे कहा जाता है दोस्तों, स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, याद कर लीजिए, स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन को लेकर जो पढ़ाई होती है उसे ऑर्थोएपी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच फूड आइटम इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हिच फूड आइटम इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, योगर्ट, मिल्क, चीज या ऑल ऑफ द अबव, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑल ऑफ द अबव ये आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच फूड आइटम इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से सारे में प्रोटीन मौजूद है दोस्तों और भरपूर मात्रा में है प्रोटीन, ठीक है। योगर्ट दही में, मिल्क में या चीज़ में, ये तीनों में ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइन्स आर यूज्ड इन आर्ट टू इंडिकेट, ये जो लाइन्स है
वो आर्ट के हिसाब से किस में इंडिकेट करता है दोस्तों? शैडो एंड हाईलाइट्स, डायरेक्शन एंड मोशन, बाउंड्रीज बिटवीन फॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? लाइन्स आर यूज्ड इन आर्ट टू इंडिकेट। ये जो लाइन्स हम लोग देते हैं दोस्तों, सब जितनी भी लाइन्स है दुनिया में, जितने भी तरीके के लाइन्स बनाए जाते हैं, किसी भी तरह का लाइन्स हो दोस्तों, स्ट्रेट हो, ओवल हो, कुछ भी जिस तरह का भी लाइन्स हो, वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? किस काम में क्यों यूज़ किया जाता है? शैडो एंड हाईलाइट्स के लिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर अगर शैडो और हाईलाइट कर दिया मैंने इस चीज़ को। डायरेक्शन एंड मोशन, जो अगर डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊंगा तो वो भी एक लाइन ही है दोस्तों, ठीक है। बाउंड्रीज बिटवीन फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म्स का जो बाउंड्रीज होते हैं, मान लीजिए कि ये बाउंड्री है अगर है तो ये भी तो लाइन्स ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों? तो इन सारे के सारे में ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। लाइन्स, इन सारे में ही लाइन्स को यूज़ किया जाता है। उसका यूज़ ही ये है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को जो हम दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करें, ठीक है। उस चीज़ को हम मेंशन कर पाएंगे एक प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a healthy blood pressure level? इनमें से कौन सा राइट तरीके से जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना होना चाहिए और इसे क्या माना जाता है? कौन सा ब्लड प्रेशर इनमें से रहता है तो एक हेल्दी बॉडी के लिए सही माना जाता है? 120/80, 140/90, 135/75, 130/70। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 120/80, ठीक है। ये मैक्सिमम है दोस्तों, ये मैक्सिमम है, मैक्स है, ठीक है। इसके अंदर रहेगा तो ब्लड प्रेशर सही है। अगर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहाँ जाता है दोस्तों। और मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों? मिनिमम पता है आप लोगों को? मिनिमम बताइए। 90/60 mm, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये भी आता है कि मिनिमम कितना रहेगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लो प्रेशर कहलाएगा, और वो जो हेल्दी बॉडी के लिए सही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर बढ़ जाए तो भी सही नहीं होगा, और अगर घट जाए तो भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो 90/60 से लेकर 120/80 तक ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं दोस्तों, जो प्रिंटर हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड कितने स्पीड में काम कर रहा है, वो मेजर किससे कहा किया जाता है, कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, बताइए। PPM, CPM, LPM या DPI? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। PPM इज़ द राइट आंसर दोस्तों। पेज पर मिनट, इसका फुल फॉर्म है पेज पर मिनट, ठीक है। पेज पर मिनट इज़ द राइट आंसर। लेज़र प्रिंटर को अगर मेजर करना हो तो PPM से, मतलब पेज पर मिनट से होता है कि 1 मिनट में कितना पेज वो कितना जल्दी कर सकता है, कितना टाइम लग रहा है उसमें, इस थ्रू से उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। व्हाट गैस मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एटमोसफियर? इनमें से कौन सा गैस है सबसे ज़्यादा एटमोसफियर में रहता है, मेरे धरती पे रहता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, बताइए। इनमें से कौन सा गैस है दोस्तों? अगर आंसर पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। नाइट्रोजन जो गैस है दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलता है। नाइट्रोजन जो अपने एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैसों में से सबसे नंबर 1 में आता है नाइट्रोजन, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? 78%, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%, ठीक है। और बाकी जितने भी गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, लगभग 1% के अंदर आता है दोस्तों। ये सारे जो हैं वो 1% के अंदर आता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे 1% के अंदर आता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा 78% जो है गैस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी कलर्स आर। इनमें से प्राइमरी कलर, जो प्राइमरी कलर कहाँ से, प्राइमरी सेकेंडरी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्राइमरी कलर इनमें से कौन सा है दोस्तों? तीनों कलर करके दिया गया है, तो तीनों कलर में कौन सा तीनों कलर प्राइमरी कलर है, बताइए। येलो रेड ब्लू, ग्रीन वाइट ब्लैक, ब्लू ग्रीन येलो, या रेड ब्लू ग्रीन? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए।
कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेड ब्लू ग्रीन आर द प्राइमरी कलर है, ठीक है, ये मेजर कलर है जो किसी भी तरीके से इसको कैच किया जा सकता है, चाहे वो कैमरे के थ्रू हम लोग कैच करें या फिर हम लोग अपने खुले आंखों से देखें, तो ये सबसे ज़्यादा नज़र में आता है सबसे पहले, और इसे कैप्चर भी करना ईजी होता है दोस्तों। ये तीनों कलर हैं, ठीक है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, सेकेंडरी कलर अगर आपसे पूछा जाए तो, सेकेंडरी कलर अगर पूछा जाए तो प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी कलर अगर पूछा जाए, सेकेंडरी कलर अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। सेकेंडरी कलर कौन सा है? येलो, मैजेंटा और केएल। येलो, मैजेंटा एंड केएल, ठीक है, ये तीनों कलर जो हैं वो सेकेंडरी कलर में आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि प्राइमरी कलर्स का नहीं दिया गया हो आपको, अगर आ जाए सेकेंडरी कलर क्या है तो वो होगा येलो, मैजेंटो एंड क्यान, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये तीनों प्राइमरी कलर हैं, ये तीनों प्राइमरी कलर को अगर मिला दे आप एक साथ, मतलब रेड कलर को, ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को मिला दे तो क्या कलर आता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, उसे याद रख लीजिए, वाइट कलर बनता है दोस्तों। ये तीनों अगर मिला देंगे, अगर आप घर में भी करके देख सकते हो दोस्तों, रेड ब्लू ग्रीन को अगर आप एक साथ मिला देते हो, मिक्सिंग कर देते हो तो वो वाइट कलर आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच प्रोसेस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन प्लांट में होता है दोस्तों, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस रहता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव किया जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट रिमूव CO2 बाय फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस बनता है तब ग्रीन प्लांट CO2 छोड़ता है दोस्तों, ठीक है, CO2। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त जो है पेड़ के नीचे या किसी ग्रीन प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे CO2 जो है, जो पेड़ है या जो ग्रीन प्लांट है वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अदर प्रोसेस जो बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को दुनिया में, वो क्या क्या होता है वो दिया गए हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि बताया मैंने, रेस्पिरेशन जैसे सांस लेना, ठीक है, सांस लेना सांस छोड़ना, कंबार्ट्समेंट, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एटमॉस्फेयर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन बॉडी मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड इन। ह्यूमन बॉडी मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गन होगा दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है दोस्तों? ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी है आइज, ऑप्शन सी है एयर, ऑप्शन डी है नोज। बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। एयर जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को, ऐसा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये एयर में आपको बता देता हूँ, लैबिरिंथ एयर में रहता है, कानों में रहता है, ठीक है। वो एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी, जो ऑर्गन है वो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है दोस्तों, ठीक है, बैलेंस करता है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। याद कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लैबिरिंथ याद रख लीजिए, ठीक है। हो सकता है हर टाइम पे आपको एयर इस तरह से ना दे, हो सकता है उन चीज़ों का जो पार्ट दिया जा सकता है, तो ये एयर का पार्ट है, ठीक है, कानों का पार्ट है एक लैबिरिंथ, और लैबिरिंथ के थ्रू जो है बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू दोस्तों, अभी तक के लिए 20 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर और 20 क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, ठीक है। ऐसे साइंस को लेकर आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री को लेकर हुआ है दोस्तों, और भी हिस्ट्री का आने वाले हैं, ज्योग्राफी का आने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का तो चल ही रहा है दोस्तों। तो इन सारे जो है सब्जेक्ट हैं उनको सिलेबस वाइज हम लोग क्वेश्चन ला रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं पहले, कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं को लेकर पढ़ाई होगी दोस्तों। और आप लोग बहुत जल्दी से मेहनत करिए, क्योंकि सामने एग्जाम्स हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होने वाला है, तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है हम धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।